स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर देखा जाए, आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट और आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 9, 10 और 11 अगस्त 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखा जाए तो 9, 10 और 11 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को एक ही वीडियो में लोग कवर करेंगे। और यहाँ देखा जाए, ये क्लास आपकी बीपीएससी तथा यूपीपीसीएस परीक्षा के लिए रामबाण करंट अफेयर है। इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट्स जितने हैं, सारी चीजें यहाँ पर समाहित की गई हैं। चलिए चर्चा करते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये पूरा क्लास देखा जाए तो दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई की महत्वपूर्ण खबरों को यहाँ पर समाहित किया गया। साथ ही साथ दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर तथा आकाशवाणी के महत्वपूर्ण इनपुट को भी क्लास में समाहित किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर क्या है? 38वां बगोटा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2026 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ पॉइंट है, भारत के संदर्भ में है, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ देखा जाए तो भारत 38वें बगोटा अंतरराष्ट्रीय मेले में सम्मानित अतिथि के देश के रूप में, सम्मानित अतिथि देश के रूप में सम्मिलित होगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो दोनों देशों के लोग के बीच आपसी संपर्क का एक नया अध्याय इससे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखा जाए इंपॉर्टेंट है, जो बगोटा, जो 38वां बगोटा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला है, इसमें जो भारत है ये सम्मानित अतिथि देश के रूप में सम्मिलित हो रहा है। 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा। यहाँ देखें तो 1988 से कोलंबिया बुक चैम्बर और कॉन्फेसियस बगोटा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन करते हैं आ रहे हैं। और इस गठबंधन ने इस सांस्कृतिक आयोजन को स्पेनिश भाषी दुनिया में एक महत्वपूर्ण आयोजन के रूप में भी स्थापित किया है। यहाँ चर्चा करें तो भारत के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, जो एनबीटी है ना, नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने इस वर्ष 25 अप्रैल से 11 मई तक आयोजित 37वें बगोटा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले 2025 में पहली बार भारत की पुस्तकों की सामूहिक प्रदर्शनी प्रदर्शित की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। अगली खबर क्या है? दक्षिण कोरिया में अगली पीढ़ी के पावर ग्रिड की स्थापना के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन पावर ग्रिड की स्थापना के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया गया है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा गठित किया गया है। यहां पर हम चर्चा करें पॉइंट की, तो दक्षिण कोरिया ने अगली पीढ़ी के पावर ग्रिड स्थापना के उद्देश्य से एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जो विद्युत आपूर्ति में दक्षता की सुधार के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करेगा। मतलब एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा जो पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड सेक्टर में, और इसके लिए टास्क फोर्स का गठन दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। यहां हम चर्चा करें तो राष्ट्रपति, जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है ली जे म्यूंग, इन्होंने पिछले सप्ताह ही कुशल पावर ग्रिड बनाने के प्रयासों का आह्वान किया था, जिसके बाद देखा जाए ये टास्क फोर्स का गठन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो पूरे देश में इष्टतम बिजली उत्पादन, भंडारण और खपत को एक साथ जोड़ने का भी कार्य करेगा, और एआई का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर। चलिए अगली खबर देखें, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिटेन में उच्च शिक्षा के लिए अटल बिहारी वाजपेयी शेवनिंग छात्रवृत्ति को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, क्या है खबर? इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी शेवनिंग उत्तर प्रदेश, ठीक, शेवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी है। इस पहल से राज्य के मेधावी छात्र यूनाइटेड किंगडम में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रतिष्ठित योजना के तहत होगा क्या कि इस प्रतिष्ठित योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 5 प्रतिभाशाली छात्र, कितने? 5 प्रतिभाशाली छात्र जो है ये ब्रिटेन के किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा, जो पीजी होता है ना, पीजी उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ इनको देखा जाए तो हर साल छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखें। यह छात्रवृत्ति उत्तर प्रदेश सरकार और ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय के बीच संयुक्त सहयोग से लागू की जाएगी। ठीक है, चलिए अगली खबर पर देखें तो आईसीएमआर का साइन पहल, जो आईसीएमआर का साइन पहल, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने 8 अगस्त 2025 को साइन पहल शुरू किया था। यहां पर देखा जाए तो यह कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य वैज्ञानिक जिज्ञासा को जगाना, नवाचार को बढ़ावा देना और भविष्य के स्वास्थ्य शोधकर्ताओं को प्रेरित करना था। ठीक है, तो आईसीएमआर के द्वारा देखा जाए तो कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए शाइन पहल स्टार्ट किया गया है। यहां हम चर्चा करें तो इसके तहत पहली बार सभी आईसीएमआर संस्थान देश भर में एक साथ शैक्षिक गतिविधियों को यहाँ पर संचालित की जाएगा या आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो आईसीएमआर के जो सभी इंस्टीट्यूट है उनमें एक साथ शैक्षिक गतिविधियां भी संचालित की जाएगी कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो मुरली श्रीशंकर ने कोसनोवा मेमोरियल में लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता। ठीक, अब यहां पर चर्चा करें पॉइंट की, खबर क्या है? तो मुरली श्रीशंकर ने कजाकिस्तान में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य स्पर्धा 2025
कोशानोव मेमोरियल में जो पुरुष हाई जंप हुआ था ना, उसमें स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, तो आप याद रख सकते हैं, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि कोशानोव मेमोरियल का आयोजन कहां पर किया गया, कजाकिस्तान में किया गया। विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य स्पर्धा 2025 कोशानोव मेमोरियल का देखा जाए जो आयोजन था, उसमें भारत की ओर से देखें तो मुरली श्रीशंकर ने ऊंची कूद में गोल्ड मेडल जीता है। ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखें तो चोट से उबरकर वापसी करते हुए श्रीशंकर ने अपने पहले प्रयास में देखा जाए तो 7.94 मीटर की दूरी तय कर पोडियम में शीर्ष स्थान हासिल किया। फिलीपींस के जेनरी उबास जो थे, इन्होंने 7.53 मीटर की ऊंची कूद कर रजत पदक प्राप्त किया। साथ ही साथ देखा जाए तो अजरबैजान के नाजिम बाबायेव जो है ये 7.48 मीटर, ठीक है, की कूद को हासिल कर देखा जाए इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, चलिए अगली खबर देखें। सी लीड्स कार्यक्रम के बारे में चर्चा कर ले। सी लीड्स कार्यक्रम सेकंड, ठीक, यहां पर देखें तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। ये है अन्नपूर्णा देवी, यहां पर आप देख सकते हैं। इन्होंने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महिला के प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम सी लीड्स सेकंड के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है, सी लीड्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र महिला भारत कार्यालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला थी। सी लीड्स जैसी पहल महिलाओं को अग्रणी नेतृत्व के लिए आवश्यक कौशल और नेटवर्क से लैस करती हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो देश के विकास एजेंडे जैसे 2030 तक जो सतत विकास लक्ष्य उसको प्राप्त करने का, या 2040 तक एजेंडा 2040 है उसको प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा करता है सी लीड्स प्रोग्राम। ठीक है, ये किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो ये प्रोग्राम जो आयोजित किया गया था ये संयुक्त राष्ट्र महिला भारत, ठीक है, यूएन वुमेन इंडिया ऑफिस के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। 2 दिवसीय कार्यक्रम था। अगली खबर पर चर्चा करें तो मालडोवा जो है ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन गया है। मालडोवा जो है ये सदस्य बन गया है और 107वां सदस्य बना है। 107वां सदस्य यहाँ पर बन गया है। चर्चा कर ले तो मालडोवा ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता ग्रहण की है, वह इसका 107वां सदस्य बन गया है। यह घोषणा, ठीक है, यह घोषणा भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा की गई। ठीक, और यहां पर चर्चा करें भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में मालडोवा के राजदूत एन तबायन द्वारा जो अनुसमर्थन पत्र है ना उसको सौंपने की बात की गई। ठीक है, यहां पर हम चर्चा कर ले तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन एक वैश्विक गठबंधन है जिसकी स्थापना कब हुई थी, COP21 के दौरान देखा जाए तो 2015 में की गई थी पेरिस में। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए तो फ्रांसवा ओलांद और नरेंद्र मोदी दोनों लोग इसको लीड कर रहे थे। फिर इसके बाद देखें तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, ऊर्जा क्षेत्र में साफ सुथरी सस्ती विश्वसनीय प्रणालियों को विकसित करना। यहाँ एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय कहां पर अवस्थित है, इसका मुख्यालय कहां पर अवस्थित है, तो इसका मुख्यालय भारत में अवस्थित है। भारत में कहा, गुरुग्राम हरियाणा में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका मुख्यालय अवस्थित है। चलिए आगे हम बात कर लें ऑपरेशन मुस्कान 11। ऑपरेशन मुस्कान के बारे में चर्चा कर ले तो तेलंगाना राज्य में 1 जुलाई से लेकर कब 1 जुलाई से लेकर देखा जाए तो 31 जुलाई तक, 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में देखा जाए तो ऑपरेशन मुस्कान 11 चलाया गया। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य शोषण और खतरनाक परिस्थितियों में फंसे बच्चों की पहचान करना, उनका पुनर्बचाव करना था। ठीक है, यहां देखा जाए तो ऑपरेशन मुस्कान 11 1 से 31 जुलाई 2025 तक संचालित किया गया था। यह अभियान राज्य पुलिस यानी कि तेलंगाना पुलिस जो थी उसके द्वारा, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ के द्वारा मिलकर संचालित किया गया था। अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अभियान का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो खोए हुए भटके हुए बाल श्रम है, बाल श्रम में लगे हुए जो बच्चे हैं उनकी पहचान करना, उनका बचाव करना, शारीरिक मानसिक यौन शोषण से बच्चों को सुरक्षित करना, बच्चों का पुनर्वास, शिक्षा, पारिवारिक मिलन सुनिश्चित करना तथा बाल अधिकारों की रक्षा करना एवं कानून के प्रवर्तन को सुनिश्चित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था ऑपरेशन मुस्कान का। तो परीक्षा में पूछ सकता है कि ऑपरेशन मुस्कान किस राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया गया, तो आप याद रखिएगा तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा इसको संचालित किया गया था और राज्य पुलिस, श्रम विभाग, महिला बाल विकास विभाग तथा एनजीओ के द्वारा मिलकर इसे आपस में संचालित किया गया था। अगली खबर क्या है, यशोदा एआई साक्षरता कार्यक्रम के तहत लगभग 2500 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। जो यशोदा एआई कार्यक्रम है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यशोदा एआई, यहां पर देखा जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग मई 2025 से
महिलाओं के लिए यशोदा एआई नामक एआई साक्षरता कार्यक्रम चला रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि यशोदा एआई कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा से संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर ये पीआईबी की खबर है, इस पीआईबी की खबर को हम लोग यहाँ पर डिकोड कर रहे हैं। आगे देखें तो इसका उद्देश्य क्या है, तो देश की महिलाओं को एआई साक्षरता से युक्त करना, ताकि डिजिटल समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके तथा उन्हें साइबर सुरक्षा, डिजिटल गोपनीयता और सुरक्षा ऑनलाइन पद्धतियों के क्षेत्र में सशक्त बनाया जा सके तथा उनको डिजिटली देखा जाए तो आपस में जोड़ा जा सके, ठीक है, इंटीग्रेट किया जा सके। देखा जाए तो इस कार्यक्रम के तहत है क्या, इस कार्यक्रम के तहत अब तक ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में लगभग 2500 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। और ये 2500 महिलाओं का जो डाटा है ये कहां पर आया, ये संसद में देखा जाए सवाल के दौरान बताया गया यशोदा एआई के बारे में कि यशोदा एआई जो है इससे मई 2025 में इसको संचालित करना शुरू किया गया था और तब से लेकर अब तक लगभग 2500 महिलाओं को यहां पर प्रशिक्षित किया जा चुका है। चलिए अगली खबर देखें, हरित अमोनिया की खरीद के लिए पहली बार नीलामी आयोजित की गई। जो हरित अमोनिया है ना, हरित अमोनिया, ग्रीन अमोनिया, इसकी खरीद के लिए पहली बार नीलामी का आयोजन किया गया है। आइए चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के हिस्से के रूप में साइट योजना के तहत हरित अमोनिया की खरीद के लिए पहली बार नीलामी आयोजित की है। परीक्षा में आपसे पूछे कि ग्रीन अमोनिया की खरीद के लिए किसके द्वारा नीलामी आयोजित की गई है, तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन यहां पर देखा जाए जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत देखा जाए तो साइट प्रोग्राम के तहत, ठीक, साइट प्रोग्राम के तहत, साइट योजना के तहत ये नीलामी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहां हम बात कर लें तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यानी सेंट्रल पीएसयू है, ठीक। यहां पर देखें ये पूरे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के प्रचार एवं कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके द्वारा निभाई जाती है महत्वपूर्ण भूमिका, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। चलिए अगली खबर पे चर्चा करें तो आईटी कॉन्क्लेव 2025, ठीक, आईटी कॉन्क्लेव 2025 के बारे में पीआईबी की खबर है, चर्चा कर लेते हैं। यहां पर 7 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ठीक, बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर, ठीक है, इनके साथ मिलकर नई दिल्ली में परिवर्तनकारी डिजिटल सूचना प्रौद्योगिकी आईटी पहल के आईटी कॉन्क्लेव 2025, ठीक, इसका उद्घाटन किया। आईटी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन परीक्षा में पूछे कहां पर किया गया था, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, सर्बानंद सोनोवाल, और साथ ही साथ देखा जाए तो शांतनु ठाकुर के द्वारा मिलकर इसका उद्घाटन किया गया। यहां पर देखें तो इस कार्यक्रम की मेजबानी किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा की गई थी। इसके तहत देखा जाए तो नौवहन महानिदेशालय डीजीएस ने मास्टर मेरिनर्स ऑफ इंडिया कंपनी के सहयोग से किया था, ठीक। यहां पर आगे हम बात कर लें तो कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है, इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य डिजिटल पहलों को प्रदर्शित करना जो एक स्मार्ट, सुरक्षित और पारदर्शी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण करेगा, जिससे वैश्विक समुद्री क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं कि आईटी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, इसका उद्घाटन किसने किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सारे पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। और यहीं पर देखा जाए तो ई समुद्र प्लेटफॉर्म का भी यहां पर अनावरण किया गया था, जो ई समुद्र पोर्टल है ना, इसको भी लॉन्च किया गया था। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें, यहीं पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसी के अंतर्गत है। तो यह भारत की वैश्विक समुद्री नेता के रूप में स्थापित करने के लिए डिजिटल इंडिया, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृतकाल विजन 2047 के तहत देखा जाए तो भारत सरकार के व्यापक दृष्टिकोण को एक साथ संरेखित भी करता है, ठीक है। चलिए नोटरी पोर्टल के बारे में चर्चा कर लें। चर्चा में रहा था नोटरी पोर्टल। यहां पर देखा जाए नोटरी के बारे में जानते हैं कि भैया नोटरी करा लीजिए किसी चीज का, तो भारत सरकार के नोटरी अधिनियम 1952 और नोटरी नियम 1956 के तहत सेवाओं को आधुनिकीकरण हेतु नोटरी पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहां पर देखें तो यह केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नोटरियों को प्राधिकारियों से जोड़ने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, ठीक है। जो अभी तक जो नोटरी होती थी उसको प्राधिकारी जो है, नोटरी प्राधिकारी, उनसे जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है। देखा जाए तो ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आवेदन जमा करने, पात्रता सत्यापन, डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करने, नवीकरणीय और अन्य संबंधित कार्यों को सक्षम बनाता है। यहाँ पर एक पॉइंट चर्चा कर ले तो जुलाई 2025 तक 34,900 से अधिक डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी किए जा चुके हैं, जो तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है, ठीक है। जो पोर्टल है यानी कि जो ऑनलाइन डिजिटल प्रक्रिया है उसको तेजी से अपनाए जाने को प्रदर्शित भी करता है। ये कि जुलाई 2025 तक ही देखा जाए तो 34,900 से अधिक
यहाँ पर जो डिजिटली हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है उसको जारी किया जा चुका है। चलिए आगे हम बात कर लें कैंसर एआई टेक्नोलॉजी चैलेंजेस कैच ग्रांट प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर कैच ग्रांट प्रोग्राम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक, ये ऊपर थोड़ा सा फॉन्ट मिस हो गया, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप ध्यान मत दीजिए। आगे देखिए, इंग्लिश में पढ़िए, आगे हम देखते हैं। इंडिया एआई के स्वतंत्र प्रभार प्रभाग आईबीडी ने राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड के सहयोग से कैंसर एआई प्रौद्योगिकी चुनौती अनुदान कार्यक्रम, जिसको आप शॉर्ट में कैच कहते हैं, इस कार्यक्रम की घोषणा की है। ठीक है, तो कैच प्रोग्राम की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड के सहयोग से कैंसर एआई एवं प्रौद्योगिकी चुनौती अनुदान कार्यक्रम की घोषणा की गई है। आगे हम बात कर ले इस पहल का उद्देश्य क्या है। तो इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत में कैंसर स्क्रीनिंग, निदान, उपचार सहायता और स्वास्थ्य सेवा संचालन को मजबूत करने के लिए नवीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधानों के विकास एवं कार्यान्वयन में को सहायता प्रदान करना है। ठीक है, विकास और कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। आगे हम चर्चा करें तो कैच अनुदान कार्यक्रम प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तकों और नैदानिक संस्थाओं वाली चयनित टीमों से प्रेरित परियोजना, ठीक, 50 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान करेगा। यह अनुदान इंडिया एआई और एनसीजी द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा। ठीक है, तो जो अनुदान है ना, ये 50 लाख तक का, ये किसके द्वारा यहां पर देखा जाए पोषित किया जाएगा, वित्त पोषण किसके द्वारा होगा? तो जो इंडिया एआई है और साथ ही साथ एनसीजी के द्वारा इसको वित्त पोषित किया जाएगा। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें, विश्व बाघ दिवस, विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लायन डे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए तो हर वर्ष 10 अगस्त को पूरी दुनिया विश्व शेर दिवस मनाती है। यह दिन देखा जाए तो जंगली शेरों की दयनीय स्थिति और उनके संरक्षण के तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। ठीक है, तो जो विश्व शेर दिवस है इसके बारे में आप जानिए कि हर साल कब मनाया जाता है, तो 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे हम देखें तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और गुजरात सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस 2025 का मुख्य समारोह जो था, ये देवभूमि द्वारिका जिले के बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य में आयोजित किया गया। कहां पर इसका आयोजन किया गया? जो बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहीं पर विश्व शेर दिवस का मुख्य आयोजन जो था उसको किया गया। ठीक है, यहां पर हम चर्चा करें, गुजरात में शेरों की संख्या सन 2020 में कितनी थी? 674 थी। एशियाई शेरों की संख्या देखा जाए 674 थी, जो अब बढ़कर 2025 में कितनी हो गई है? इनकी संख्या बढ़कर 891 हो गई है। ठीक, कितनी हो गई है? 891 हो गई है एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर। ठीक, चलिए आगे हम चर्चा करें, भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र को देखा जाए तो रुद्रास्त्र का परिचालन किया है। ठीक है, भारतीय रेलवे की एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है रुद्रास्त्र, इसका परीक्षण किया गया है। यहां पर चर्चा कर ले तो भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी या सबसे बड़ी 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी, जिसका नाम क्या है? रुद्रास्त्र है इसका माल। ठीक है, इसका नाम जो है ये रुद्रास्त्र है, ये मालगाड़ी है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी है। इसका सफलतापूर्वक ट्रायल रन करके एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। यहां पर देखें तो ये ट्रायल उत्तर प्रदेश के चंदौली स्थित गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से, कहां से? गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से झारखंड के गढ़वा तक किया गया। ठीक, झारखंड के गढ़वा तक किया गया। और ये चीज आप याद रखिए कि चाहे यूपी पीसीएस हो या बिहार पीसीएस हो, वहां पर एक सवाल रेलवे से संबंधित पूछा ही जाता है, चाहे वो किसान रेल हो या नमो भारत रैपिड रेल सेवा हो या वंदे भारत ट्रेन हो, इन सब से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। और इससे पहले देखा जाए, ये तो अभी जो रुद्रास्त्र है, रुद्रास्त्र की लंबाई देखें तो 4.5 किलोमीटर, इसके पहले शेषनाग थी, सबसे लंबी मालगाड़ी थी। ठीक है, तो यहां पर देखें जो उत्तर प्रदेश के चंदौली के गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से लेकर झारखंड के गढ़वा स्टेशन के बीच में इसको संचालित किया गया, जिसमें 209 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 10 मिनट में पूरी की गई और 40.50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस मालगाड़ी ने अपना सफर तय किया। ठीक है, इसमें हम बात कर लें तो 345 वैगन शामिल थे, जिसमें खाली, ठीक है, जिसमें से एक खाली वैगन में 72 टन माल लदा हुआ था। ठीक, एक खाली वैगन में देखा जाए तो 72 टन माल एक ही वैगन में लदा हुआ था और ऐसे 345 वैगन एक साथ जुड़े हुए थे। चलिए आगे हम चर्चा करें तो डब्ल्यूएचओ ने केनिया को स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित कर दिया है। जो स्लीपिंग सिकनेस होता है ना, इससे मुक्त घोषित कर दिया गया है केनिया को। यहां पर हम पॉइंट की चर्चा करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केनिया को ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस, ठीक, अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस, जिसको आप सीसी फ्लाई मक्खी होती है ना, सीसी फ्लाई मक्खी काटने से जो स्लीपिंग सिकनेस होता है, उससे मुक्त घोषित कर दिया है। यहां पर हम बात कर ले, इसी को निद्रा रोग भी कहा जाता है। ठीक,
इसी को निद्रा रोग भी कहा जाता है। ठीक है, और चर्चा करें यहाँ पर तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केनिया को निद्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में समाप्त करने की प्रामाणिकता सिद्ध करती है, जिससे इस महत्वपूर्ण उपलब्धि तक पहुंचने वाला जो केनिया है ना, वो 10वां देश बन जाता है। यानी कि केनिया जो है, ये क्रम अनुसार देखा जाए तो 10वां देश है जो स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित किया गया है। आगे हम बात करें तो ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस, ठीक है, ये केनिया में समाप्त होने वाला दूसरा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। इससे पहले 2018 में देखा जाए तो केनिया में जो गिनी कृमि रोग है ना, गिनी कृमि रोग, इससे भी मुक्त घोषित किया गया था। 2018 में गिनी कृमि रोग से केनिया को मुक्त घोषित किया गया था और अब स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह रोग जो होता है, ये तेज से मछली यहाँ पर देखा जाए मक्खी है, एक मक्खी जिसको आप सीसी फ्लाई कहते हैं, सीसी फ्लाई, तो ये सीसी फ्लाई के काटने से ही होता है ये। ठीक, इसके द्वारा प्रोटोजोआ परजीवी होता है। उसी प्रोटोजोआ परजीवी के देखा जाए तो संकरण के कारण या संस्करण के कारण देखा जाए तो ये जो स्लीपिंग सिकनेस होता है उसी के द्वारा होता है। आगे हम बात कर लें, अजरबैजान और आर्मेनिया ने दशकों पुराने संघर्ष को समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नागोर्नो काराबाह का क्षेत्र अक्सर चर्चा में रहता था। उसी क्रम में देखें तो काकेशस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक सफलताओं में अजरबैजान और आर्मेनिया के नेताओं ने क्या किया कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठकर जो अपना पुराना संघर्ष है, उस संघर्ष को भुलाते हुए आपसी शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और इस शांति समझौते की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं, आइए देख लेते हैं। इस समझौते की कुछ प्रमुख शर्तें हैं। यहाँ देखा जाए तो दोनों देशों के बीच सभी लड़ाइयों की स्थायी शांति, ठीक, इसकी प्रमुख शर्त है। आगे हम देखें तो प्रमुख परिवहन मार्गों का पुनः उद्घाटन एवं जिसमें अजरबैजान और नकचिरवा के बीच एक नया ट्रांजिट कॉरिडोर भी शामिल किया जाएगा। अब ये जो नया ट्रांजिट कॉरिडोर होगा ना, ये डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर होगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और इन नेताओं ने किया क्या? फिर वही ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर दी है। जैसा पाकिस्तान ने किया था वैसे इन देशों ने भी कर दिया है कि ट्रंप को मिलना चाहिए। आगे हम बात कर ले तो व्यापार, यात्रा और कूटनीतिक संबंधों के विस्तार के लिए संयुक्त प्रयास का भी यहां पर जिक्र किया गया है शांति समझौते के प्रमुख शर्तों के रूप में। हालांकि ये समझौते हैं, अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है। यहां पर देखा जाए साइन तो कर लिया गया, आधिकारिक पुष्टि होना भी बाकी है। चलिए आगे हम बात कर लें तो पंजाब ने सीमा पार तस्करी से निपटने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू कर दिया है। ठीक है, पंजाब में देखा जाए जो सीमा पार तस्करी होती थी ड्रोन के माध्यम से, देखा जाए तो पाकिस्तान के जरिए भारत में चीजें गिराई जाती थी, तो अब उसके लिए क्या कर दिया गया, ड्रोन रोधी प्रणाली स्टार्ट किया गया है। और इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम है बाज आंख। ठीक, चलिए चर्चा करते हैं। सीमा पार से नशीले पदार्थों की आपूर्ति पर लगाम लगाने के लिए पंजाब ने सीमावर्ती तरन तारण जिले से बाज आंख नाम के एक नया ड्रोन रोधी सिस्टम लॉन्च किया है। देखा जाए तो यह प्रणाली सीमा पार से राज्यों में घुसने के लिए कोशिश करने वाले ड्रोनों को तुरंत निष्क्रिय कर देगी। यह प्रणाली पठानकोट के फजिल्का तक सीमा पर दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में तैनात की जाएगी और इसे सीमा सुरक्षा बल के साथ समन्वय के रूप में क्रियाशील बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप इसका नाम याद रख सकते हैं कि इसका नाम क्या है, बाज आंख इसका नाम है। और ये ड्रोन रोधी प्रणाली है जो ड्रोन के माध्यम से नशीले पदार्थ, नशीले जो द्रव्य होते थे उनको या हथियार वगैरह जो सप्लाई की जाती थी, तस्करी की जाती थी, उस पर रोक लगाने का कार्य किया जाएगा बाज आंख के द्वारा। ठीक है, चलिए अंतिम खबर क्या है हमारी, कनाडा की विक्टोरिया मंबाको जो है, इन्होंने अपना पहला WTA 1000 खिताब जीत लिया है। ठीक, तो 18 वर्षीय कनेडियाई वाइल्ड कार्ड विक्टोरिया मंबाको जो है, इन्होंने 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका को 2-6, 6-4, 6-1 से हराकर कनेडियाई ओपन का घरेलू धरती पर अपना पहला WTA 1000 खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नाओमी ओसाका को हराकर अपना पहला WTA 1000 खिताब किसने जीता है। इनका नाम याद रखिएगा, विक्टोरिया मंबाको इनका नाम है, मंबाको इनका नाम है। ठीक है, यहाँ पर विक्टोरिया मंबाको को आप देख सकते हैं, कनेडियाई ओपन का खिताब इन्होंने जीता था। अब चलिए आज ही की जो क्लास है, इसी क्लास पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है 38वें बगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2026 में भारत की भूमिका क्या होगी? यह मेजबान देश होगा, यह सम्मानित अतिथि देश होगा, आयोजक देश होगा, यह संयुक्त साझेदार देश होगा? क्या होगा आप कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है दक्षिण कोरिया के अगली पीढ़ी पावर ग्रिड टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन करना,
एआई आधारित विद्युत आपूर्ति दक्षता सुधार करना, कोयला आधारित उत्पादन को बढ़ावा देना या पवन ऊर्जा निर्यात करना। क्वेश्चन नंबर 3 है अटल बिहारी वाजपेयी शेवनिंग छात्रवृत्ति के तहत हर साल कितने छात्रों को अवसर मिलेगा कि वो ब्रिटेन में जाएं और अपना जो पीजी कोर्स है उसको कंप्लीट करें, उसके लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। 3 छात्र, 5 छात्र, 7 छात्र या 10 छात्र। क्वेश्चन नंबर 4 है आईसीएमआर के साइन पहल का लक्ष्य किस वर्ग को वैज्ञानिक शोध हेतु प्रेरित करना है? कॉलेज के छात्रों को, कक्षा 9 से 12 के छात्रों को, प्राथमिक स्तर के छात्रों को या शोधकर्ताओं की? कौन सा वर्ग है जिसको प्रेरित करना है वैज्ञानिक शोध के लिए? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? मुरली श्रीशंकर ने किस प्रतियोगिता में लंबी कूद का स्वर्ण पदक जीता? टोक्यो ओलंपिक में, कोसानो मेमोरियल 2025 में, एशियाई खेल में या विश्व चैंपियनशिप में? आप बताएं कहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 6 है मालदोवा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा सदस्य बना है? ये सवाल आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ऐसे सवाल पूछे भी गए हैं। 100वां सदस्य, 105वां सदस्य, 107वां सदस्य या 110वां सदस्य? क्वेश्चन नंबर 7 है ऑपरेशन मुस्कान 11 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्यजीव संरक्षण करना, बाल शोषण से बचाव करना, सड़क सुरक्षा या नशीली दवाओं पर नियंत्रण स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? यशोदा एआई कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा संचालित किया जा रहा है? नीति आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, आईसीएमआर के द्वारा या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा? और 9वां सवाल क्या कह रहा है? एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र की लंबाई कितनी है? 3.2 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर, 5.0 किलोमीटर या 6.0 किलोमीटर? और 10वां सवाल है किस देश को डब्ल्यूएचओ ने स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित कर दिया है? केनिया, तंजानिया, युगांडा या नाइजीरिया? हाल ही में किस देश को डब्ल्यूएचओ ने स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित किया है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी के साथ देखा जाए तो हमारा 9, 10 और 11 तारीख के जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो गए हैं। कल देखा जाए तो 12 और 13 तारीख के करंट अफेयर का वीडियो कल आएगा। उसके साथ ही देखा जाए हम पूरे करंट अफेयर में फिर से वापस से रेगुलर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर रक्षाबंधन की जो अवकाश था, रक्षाबंधन के अवकाश के कारण मुझे भी घर जाना पड़ा था, तो इस वजह से 1-2 दिन वीडियो आ नहीं पाए थे। इसी वजह से हम थोड़ा पीछे चल रहे थे। ठीक है, तो अब हमारा वीडियो जो है लगातार आता रहेगा। कल हमारा जो 13 और 12 तारीख के करंट अफेयर आएंगे, उसी के साथ हम करंट अफेयर में एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे सारी चीज़ें, और ऐसे ही अनावरत रूप से आगे बढ़ती रहेंगी। बिहार स्पेशल करंट अफेयर लगातार आते रहेंगे, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और यूपी स्पेशल का देखा जाए, जो जुलाई महीने का करंट अफेयर है वो भी आ जाएगा, और जुलाई के बाद फिर अगस्त महीने का करंट अफेयर आ जाएगा, उसके लिए भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, तो इन सवालों का जो 10 सवालों से पूछेगा इनका उत्तर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसे ही लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।